गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसी परिपथ में प्रतिरोधों को कई प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। प्रतिरोध, सेल, कुंजी, वोल्टमीटर, अमीटर, इन सब के संयोजन से ही परिपथ बनता है। तो जैसा कि संयोजन कई प्रकार से किया जा सकता है, इसमें श्रेणी क्रम में संयोजन हो सकता है, समांतर क्रम में संयोजन हो सकता है और मिश्रित क्रम में संयोजन हो सकता है। जहाँ तक बात आती है मिश्रित क्रम की, तो ये मिश्रित क्रम नाम से ही पता चल रहा है। मिश्रित मतलब श्रेणी और समांतर का समायोजन, यानी श्रेणी क्रम भी होगा और समांतर क्रम भी उपस्थित होगा। इन तीनों में से जो 10वीं कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं वो मूल तौर पर पहले दो ही पढ़ाए जाते हैं। तीसरे को आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, पहले दो भी कक्षा 12 में दोबारा से पढ़ेंगे। और आइए ज़रा इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। आपके सामने एक परिपथ बना हुआ है। इस परिपथ में 1, 2, 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, जिनके प्रतिरोध R1 ओम, R2 ओम और R3 ओम है। और प्रत्येक का सिरों का विभवांतर हमने वोल्ट मीटर से नापा है, V1, V2 और V3। इस पूरे परिपथ में V वोल्ट का एक सेल लगाया गया है, या सेलों को संयोजित करके एक बैटरी भी लगा सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो। सेल के लिए एक बात याद रखेंगे, एक बड़ी प्लेट होती है, एक छोटी प्लेट होती है। जब भी सेल को बनाते हैं तो एक बड़ी प्लेट होती है, एक छोटी प्लेट होती है। जो बड़ी वाली प्लेट है वो धनात्मक होती है और जो छोटी वाली प्लेट है वो ऋणात्मक होती है। याद रखने का तरीका ये मान लीजिए कि जब हम धन का निशान बनाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो धन के निशान में 2 डैश लगाने पड़ते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो जहाँ 2 डैश लगा रहे हैं तो यहाँ पर वो लकीर लंबी हो जाएगी, जहाँ एक ही डैश लगा रहे हैं वो लकीर छोटी हो जाएगी। तो ऋण का प्लेट हमेशा छोटा होगा और धन का प्लेट हमेशा बड़ा होगा। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। धन का मतलब उच्च विभव, ऋण का मतलब निम्न विभव। तो विद्युत धारा परिपथ में क्या होगा, बाह्य परिपथ में जब बहेगी तो उच्च विभव से निकलेगी और घूमते हुए निम्न विभव की तरफ जाएगी। श्रेणी क्रम में जब संयोजन किया जाता है तो उसको पहचानने का केवल एक ही तरीका होता है। जब हमको बोर्ड परीक्षा में सवाल आता है तो उसमें ये नहीं दिया होता है कि यहाँ पर संयोजन श्रेणी क्रम से किया गया है। ध्यान दें, जिस समय श्रेणी क्रम में संयोजन होता है उस समय धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध से अविभाजित रहता है। जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी, उतनी ही इसमें जाएगी। तो धारा का मान अविभाजित होता है, जबकि विभव का मान, पोटेंशियल ड्रॉप जिसको बोलते हैं, इसका मान हर प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बहुत बड़ा अंतर है। धारा का मान अविभाजित रहता है हर प्रतिरोध से, जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। धारा का मान बदलता नहीं है, वही रहता है। जबकि विभव या पोटेंशियल ड्रॉप हर एक अलग अलग प्रतिरोध पर अलग अलग होता है, जिसका बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विभव के बराबर होता है, अगर वहाँ कोई और प्रतिरोध नहीं लगा है तो। इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो मैंने बताया आपको कि जो दिया गया परिपथ है उसके लिए V बराबर V1 + V2 + V3 लगता है। ओम का नियम यहाँ सब जगह लगता है। ये ओम के नियम का ही एक्चुअली एप्लीकेशन है। तो ओम का नियम यहाँ सब जगह पूरी तरह से काम करता है। श्रेणी क्रम में संयोजन के पश्चात तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों के मान से उच्च होता है। इस बात को भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रतिरोध जोड़ जोड़ करके एक परिपथ बना रहे हैं तो उसमें अगर श्रेणी क्रम का ही केवल प्रयोग किया है तो जो प्राप्त तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध का मतलब हुआ कि जितने प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में जोड़े उन सब को हटा दीजिए और उनके बराबर का एक प्रतिरोध अपने मन में सोच लीजिए। वही तो हुआ तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका मान जो होता है वो उच्च होता है, यानी कि छोटे से
बड़ा होगा और बड़े से भी बड़ा होगा। तो जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे उन सब में यह मान लगातार जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान बड़े वाले प्रतिरोध से भी बड़ा होगा, अधिकतम से भी ज़्यादा होगा। तो ये एक खास बात होती है। परिपथ में ओम का नियम हमेशा पालन करता है और इसके लिए अगर आप इसका डेरिवेशन देखें तो पहले वाले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि परिपथ में धारा का मान सदैव समान रहता है। श्रेणी क्रम में एक समान रहता है प्रवाहित धारा का मान, तो ये मान हमेशा समान रहता है। अगर आप तुल्य प्रतिरोध आप ले लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध यानी पूरे परिपथ में, तो V बराबर IR उसको रख सकते हैं। ये मान आपको मालूम है, उठा करके रखेंगे तो सूत्र मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ध्यान रहे धारा का मान अपरिवर्तित रहता है, विभव का मान हर जगह बदलता है, जैसा ओम का नियम कहेगा उस हिसाब से। जो उच्च प्रतिरोध है इसमें एक बात ये भी ध्यान रहे, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अपरिवर्तित रहता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध में उपस्थित प्रतिरोधों का मान से उच्च होता है। और एक बात को और याद रखिएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए V जो है वो समानुपाती R के हो जाता है। इसका मतलब वह प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, ज़्यादा ओम का प्रतिरोध होगा, उसके अंदर विभव सबसे ज़्यादा मिलेगा, और जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा उसका विभवांतर सबसे कम मिलेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न रखा है आपके लिए। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल मिला करके हमको जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि यहाँ कुछ और लगा नहीं है। तो 1 + 2 + 3 मिला के टोटल हो गया 6। अगर आप यहाँ पर विभव का अनुपात निकालेंगे तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर V का मान क्या है, IR1 अनुपात IR2 अनुपात IR3। I क्योंकि सब में समान है इसलिए अनुपात से हट जाएगा, R1:R2:R3 हो जाएगा। 1:2:3 ये आपका उत्तर आ जाएगा अगर आपसे विभव का अनुपात पूछा जाए तो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, हम ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।